डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर ये चैनल सिर्फ बैक बेंचर्स के लिए बनाया गया है। टॉपर्स इससे दूर रहें क्योंकि इसमें कुछ लैंग्वेज का खास ध्यान रखा गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट बेंच एजुकेशन। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसमें एक फार्मर अपनी फसल के बर्बाद होने पर सीधा गॉड को ही लेटर लिख देता है। तो चलो बिना किसी बकलौली के चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो नोटबुक लेकर मत बैठना क्योंकि हम बैक बेंचर्स हैं तो सीधा दिमाग में सेव कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. इसे तुम ऐसे समझो कि एक पूरी वैली थी जिसमें सिर्फ एक ही घर था और वो घर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर था। उस जगह से एक नदी दिखती थी और उस किसान के मक्के के खेत दिखते थे और कुछ फूल भी थे जो हमेशा एक अच्छी फसल का संकेत देते थे। और उस जमीन को अब एक अच्छी बारिश या कम से कम एक तेज फुहारे की जरूरत थी। अब तुम बोलोगे भैया अगर पानी की जरूरत है तो ट्यूबवेल चला ले, बारिश के भरोसे क्यों बैठा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि उस जगह पर बारिश के अलावा पानी का कोई और साधन नहीं था, इसलिए उसे बारिश ही चाहिए थी, वरना उसकी फसल के एल लग जाते। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now we're really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. सुबह सुबह लेंचो बाहर निकलता है और आसमान में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे अपनी जगह का पूरा आइडिया था कि कब बारिश होती है और कब नहीं। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज तो बारिश होने वाली है। उसकी बीवी जो खाना बना रही थी वो बोलती है, हाँ, अगर भगवान की मर्जी हुई तो जरूर होगी। बीवी से याद आया तुम्हारा दोस्त जिसे तुम बीवी समझता था और तुम्हें इग्नोर कर देता था, वो काट के चली गई या अभी भी है? कमेंट में जरूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. उसके बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। लेंचो बड़ा नॉटी था, कुछ काम था नहीं तो फ्री टाइम में बच्चे ही करता था। खैर छोड़ो, हमें क्या करना, चलो आगे बढ़ते हैं। Until the woman called to them all come for dinner. It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. बच्चे काम कर रहे थे और कुछ खेल रहे थे। तभी उनकी माँ उन्हें खाना खाने के लिए बुलाती है। जब सभी खाना खा रहे थे तभी आसमान से बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं और ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ बड़े बड़े बादल पहाड़ों की तरह नजर आ रहे थे। फिर लेंचो भैया घर से बाहर निकल आते हैं बारिश को महसूस करने के लिए। वापस आकर कहते हैं कि ये तो नए सिक्के हैं, छोटी बूंदें 5 के सिक्के और बड़ी बूंदें 10 के सिक्के। बच्चे भी सोच में पड़ गए होंगे कि बारिश देखकर बौखला तो नहीं गया ये बूढ़ा, वरना बारिश को सिक्के कौन बताता है। फिर लेंचो मुस्कुराते हुए अपने खेतों को देखने लगता है जो बारिश में भीग रहे थे। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. लेकिन अचानक से तेज हवा चलती है और ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। जिनको नहीं पता, ओले बर्फ के टुकड़े होते हैं जो बारिश के साथ आसमान से गिरते हैं, और जो ओले थे वो बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे। तभी लेंचो के बच्चे बाहर भागते हैं और ओले हाथों में बटोरने लगते हैं। फिर लेंचो चिल्लाता है कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है और बस ये जल्दी ही रुक जाए, लेकिन ओले नहीं रुकते। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. पूरा 1 घंटा तक ओले गिरने के बाद बंद हो गए और पूरी वैली कश्मीर बन चुकी थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। चारों तरफ
सफेद ही सफेद दिखाई दे रहा था और लेंचो की फसल की बहनियां वीरान हो गई थीं। बोले तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि ऊपर से इतनी स्पीड में बर्फ गिरती है कि सब कुछ तोड़ फोड़ देती है। लेंचो भैया बहुत सैड हो जाते हैं और खेत के बीच में खड़े होकर अपने बच्चों से कहते हैं कि अगर टिड्डियों का हमला होता तो कुछ तो बच ही जाता, लेकिन इन औलों ने तो पूरी फसल ही बर्बाद कर दी। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there are help from God. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. उस रात सारे लोग बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी और इस साल उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वो पूरी वैली में अकेले रहते थे, तो कोई मदद करने वाला भी नहीं था। इसलिए अब सबका भरोसा सिर्फ भगवान पर ही था और उन्हें लोगों की बातें याद आ रही थीं जो कहते थे कि भूखा कोई नहीं मरता। वैसे भाई, भूखा तो तुम्हारा दोस्त भी है पर खाने का नहीं। खैर, समझने वाले को इशारा काफी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी इकलौती मदद के बारे में ही सोचता रहा। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। लेंचो बैल की तरह खेतों में मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। और एक तुम हो जो ऐसी में बैठकर भी पढ़ नहीं पा रहे। चलो फिर अगली संडे सुबह लेंचो भैया पेन और लेटर लेकर बैठ जाते हैं और सीधे भगवान को चिट्ठी लिखने लगते हैं। फिर फैसला करते हैं कि वो खुद ही पोस्ट ऑफिस जाकर इस लेटर को डालकर आएंगे ताकि ये सीधे भगवान तक पहुंच जाए। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm, he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और उस लेटर में लेंचो ने लिखा था कि भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएंगे और मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं दोबारा फसल उगा सकूं और नई फसल आने तक अपने परिवार का गुजारा चला सकूं। फिर वो लिफाफे पर स्टैंप लगाता है और पोस्ट ऑफिस जाकर लेटर मेल बॉक्स में डाल देता है। और यहाँ पर पेसोस को हमारे पैसे समझने की गलती मत करना। पेसोस वहाँ की करेंसी है जहाँ लेंचो रहता था। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." और फिर पोस्टमैन लेंचो का लेटर उठाता है और जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसने अपनी पूरी नौकरी में पहली बार भगवान के नाम कोई लेटर देखा था। फिर पोस्टमैन अपने बॉस यानी पोस्टमास्टर के पास जाता है और उसे भी वो लेटर दिखाता है। पोस्टमास्टर भी पहले हंस पड़ता है, लेकिन कुछ ही देर बाद सीरियस होकर कहता है कि यार, इस आदमी का भगवान पर कितना जबरदस्त विश्वास है। काश मेरे अंदर भी इतना भरोसा होता कि मैं भी सीधे भगवान से चिट्ठियों में बात कर पाता। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea: answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink, and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature: गॉड। भगवान के प्रति इतना विश्वास देखकर पोस्टमास्टर ने लेटर का जवाब देने का सोचा, लेकिन जब लेटर खोला तो पता चला कि सिर्फ इंक एंड पेपर से काम नहीं चलेगा। इसलिए उसने एम्प्लॉयज से पैसे मांगे, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा डाला और अपने दोस्तों से चैरिटी लेकर उसने लेटर में डाल दिए, जो कि 70 पेसोस बन रहे थे, जो 100 पेसोस से कम थे जो लेंचो ने मांगे थे। पर वो सिर्फ इतना ही कर सकता था। इतना सब करने के बाद उसने लेटर पर लेंचो का नाम लिख दिया और उस पर एक वर्ड लिख दिया: God adds a signature.
The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अगले संडे लेंचो भैया जल्दी पोस्ट ऑफिस पहुंच गया तो पोस्टमैन ने लेटर लेंचो को दे दिया और ये सब पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से देख रहा था और सोच रहा था उसने बहुत अच्छा काम किया है। और लेंचो पैसे देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं था। उसे पूरा भरोसा था, इसलिए वो पैसे गिनने लगा और कम पैसे देखकर गुस्से में आ गया। उसने सोचा भगवान गलती नहीं कर सकते और मांगे हुए पैसे देने से मना भी नहीं कर सकते। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. और फिर लेंचो गुस्से में गया और पेपर इंक लेकर दूसरा लेटर लिखने लगा और स्टैंप छाटकर जोर से लेटर पर चिपका दिया और मेल बॉक्स में डालकर चला गया। उसके जाते ही पोस्टमास्टर ने उसे खोलकर देखा तो उसकी आंखों और दिमाग की बत्ती बुझ चुकी थी, क्योंकि उसमें लिखा था, भगवान आपने जो पेसोस भेजे थे उसमें से 70 मुझे मिल चुके हैं और बाकी के 30 भी भेज दो। मुझे जरूरत है और अगली बार डायरेक्ट भिजवाना। ये साले पोस्ट ऑफिस में सब चोर हैं मादरजात। और स्टोरी अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। एंड मेरे लिए कोई सजेशन हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। बाय बाय।